प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। TSPI जोधपुर के YouTube चैनल पर मैं कुलदीप आप लोगों को जो है ना इंग्लिश के आपके इंग्लिश के अंदर जो आपने RBSE का बच्चा हो चाहे CBSE का बच्चा हो, जो 10th क्लास के अंदर आपके जो ग्रामर के जो कुछ पोर्शन आते हैं ना, तो ग्रामर से रिलेटेड जो कौन कौन से ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन है उसको पोर्शन को मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। क्लियर है। तो इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, देखना कि आपके इसमें कौन कौन से हैं। भाई टेंस है, टेंस से रिलेटेड सवाल आते हैं, 4 सवाल आते हैं, ठीक है ना, 4 नंबर के आते हैं। इसके बाद मॉडल से रिलेटेड 2 सवाल आते हैं, और एक्टिव एंड पैसिव आते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, और ये क्लोज आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखना, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये टोटल कितने नंबर का वेटेज हो गया, 4 और 2 6 नंबर ये हो गए, 4 और 2 6 और 6 12 13 14 और 15 नंबर का जो ये कंप्लीट हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो आप 15 मार्क्स हैं और बहुत आसान है इन 15 नंबरों को लेना। ऑन द जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इसमें फिलअप्स आपको फिल करने होते हैं, मॉडल्स में फिलअप्स आपको फिल करने होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल इनको कन्वर्ट करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों के जो हैं इनको अपने टॉपिक को क्या करेंगे, इतना आसानी से समझ लेंगे, है ना। बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, और एग्जाम में आने वाले हर एक सवाल को आप आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यही आप अपना रहेगा। मैक्सिमम आप लोगों को ये 4 टॉपिक तो कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसके बाद टाइम बचा और हम देखेंगे कि भाई इस क्लोजेज को भी मैं क्या करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। अदरवाइज ये 4 टॉपिक तो हम लोग कंप्लीट करेंगे ही करेंगे आराम से, ठीक है। तो आज से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना टेंसेस ले लेते हैं, या फिर मॉडल्स में से, इनमें से मैं अभी एक डिस्कस कर लूँगा। वैसे हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं कि इन मॉडल्स को निपटा लेते हैं। कोई इतने ज़्यादा कठिन भी नहीं है और आराम से हो जाते हैं कंप्लीट, है ना। तो मॉडल्स को पहले मैं डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद अपन लोग टेंस पे आ जाएंगे। क्लियर है। तो थोड़ा सा हम लोगों को किस तरीके से हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, मैं आप लोगों को अभी उसके साथ में मैं मिलता हूँ, है ना। अपन अपनी जर्नी है जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग है ना ध्यान से इनको पढ़ते रहें, और अपने जो दोस्त लोग हैं, अपने साथ वाले हैं, उनको भी है ना इस चीज़ के लिए आप शेयर कर देना इस वीडियो को, है ना, कि भाई ये सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके साथ में एक नए टॉपिक के साथ में। क्लियर है। तो आप साथ में देखो आपको पढ़ना किस तरीके से है। कॉपी और पेन आपको साथ में लेकर के बैठना है, ठीक है। उसके साथ में अपने नोट्स बनाने, एक एक चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं आपको लिखने का टाइम भी दूंगा, आराम से आप उनको नोट करना है, और उसके बाद में अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। उन नोट्स में हर एक चीज़ हम लोग लिख लेंगे, ताकि क्या है एग्जाम में वैसे के वैसे ही आएँ और आप लोग सारे के सारे सवालों को कर पाओ। क्लियर है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, कॉपी पेन साथ में रखना है और वीडियो को देखते हुए जाना है। जिस चीज़ के लिए मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँ उन चीज़ों को आपको सोल्व करना है, और मेरे कहे पे आपको काम करना है। क्लियर है, पक्का। तो चलो अपन लोग पहले स्टार्ट करते हैं, अगला जो अपना ये टॉपिक है उसको अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो चलो आज की क्लास में अभी आप लोग नोट डाउन कर लो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश के जो ये टॉपिक्स हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर मैं मिलता हूँ आपके पहले टॉपिक के साथ में। क्लियर है, फिर समझते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं हम लोग जो टेंस है, टेंस के लिए हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ पहले हम लोगों को ज़रूरत है, जो चीज़ हम लोगों को आनी चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए, तब जाकर के हम इन टेंस को पढ़ पाएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये टेंस होता क्या है। तो टेंस होता क्या है दोस्तों, यहाँ समझना। टेंस क्या होता है, टेंस किसी कार्य की समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। ये क्या बताता है कि किसी कार्य का समय बताता है और उसकी अवस्था बताता है कि भाई वो किस सिचुएशन में वो कार्य हो रहा है और किस समय में हो रहा है। किस समय का मतलब क्या हो रहा है कि वो काम है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, मतलब आज के जो दिन में है अभी चल रहा है, या फिर वो काम पूरा हो चुका है, या फिर वो काम हम आगे करने वाले हैं। तो ये काम की क्या बताता है, उसकी अवस्था क्या है, उसका समय कौन सा है। समय का मतलब तो क्या हो गया कि भाई जो अभी चल रहा है, भाई आज के टाइम पे चल रहा है, अभी आज चल रहा है, या फिर पूरा हो गया है, या फिर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ जो क्या होगी, भी टेंस अपने को काल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो आप, काल बोलते हो। तो इसमें मेरे को क्या बताता है, ये टेंस मेरे को क्या बताता है, किसी कार्य की समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। अब देखना दोस्तों, समझना इस चीज़ में आप लोगों को मैं समझाता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ कि भी टेंस हम लोगों को कैसे पता चलता है। इंग्लिश के अंदर हम लोगों ने कोई सेंटेंस देखा है ना, जैसे कि राम गोज टू स्कूल, है ना। राम गोज टू स्कूल मतलब क्या हो गया, राम विद्यालय जाता है मतलब क्या हो गया, भाई अपनी बात कर रहे हैं या फिर उसके रेगुलर रूटीन की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या लगाया, दे गो टू स्कूल, है ना।
और दे गो टू स्कूल लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया देखना, आई गो टू स्कूल, है ना, आई गो टू स्कूल हो गया। या फिर क्या हो गया, और मैं क्या बोल दूं, जैसे क्या बोल दिया मैंने, ही गोज टू स्कूल, कि वह स्कूल जाता है ना, ही, या फिर उसको बोल दो, है ना, ये बोल देता हूं, दे वेंट टू स्कूल, है ना, वे स्कूल गए, है ना। या फिर क्या हो गया, ये और समझना, और सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे कि आई एम ईटिंग मैंगो, है ना, और क्या लिख देता हूं, आई वॉज ईटिंग मैंगो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ समझना कि सर आप क्या कर रहे हो, कभी आपने एम लगाया, कभी आपने वोज लगाया, कभी आई गो टू स्कूल लगाया, कभी आपने गोज टू स्कूल लगाया, कभी आपने वेंट लगाया। इसका मतलब क्या हो गया कि सर आप क्या कर रहे हो, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि एक और सेंटेंस और लिख देता हूं, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल मतलब वह स्कूल जा चुका है। आपने कभी यहाँ पे गोन लगाया, कभी आप गो लगा रहे हो, कभी गोज लगा रहे हो, कभी वेंट लगा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप, जैसे कि गो की 3 फॉर्म कौन कौन सी होती है, गो, वेंट और गोन, है ना। गो की 3 फॉर्म कौन सी होती है, गो, वेंट और गोन। इसका मतलब आप कब कब क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो, कभी तो सर जी आप क्या कर रहे हो, गो का इस्तेमाल कर रहे हो, कभी वेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, कभी गोन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसमें बताने की आप क्या कोशिश कर रहे हो, जैसे आपने एम का इस्तेमाल किया, वोज का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई एम ईटिंग मैंगो मतलब मैं अभी आम खा रहा हूँ, प्रेजेंट में बात हो रखी है। आई वॉज ईटिंग मैंगो मैं आम खा रहा था, तो मतलब क्या हो गया, पास्ट की बात होगी, है ना। ऐसे ही समझ में आया ना। अब ये लिखे हुए हैं, इनसे मैं अगर पूछूं कि ये काम कब हो रहे थे, तो आई गो टू स्कूल मतलब क्या हो गया, भाई मैं स्कूल जाता हूं, है ना। या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल हो जाता है यहाँ पे, तो मैं स्कूल जा रहा हूं, मतलब प्रेजेंट में बात कर रहा है वो आदमी। जैसे आपको कैसे पता चल जाता है, जैसे कि ये बोल दिया मैंने, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आपको कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट का है। या फिर क्या हो गया, आई, जैसे आई मैंने बोल दिया आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि सर इस सेंटेंस को देख करके हम कैसे बता पा रहे हैं काम कब हो रहा है। तो आप क्या देखते हो, इन कहीं ना कहीं इन वर्ब को देखते हो, है ना। तो यहाँ पे गो हो गया, वेंट में क्या हो गया, दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब पास्ट की चीज हो गई यहाँ पे, तो ये वेंट हो गया। वर्ब की फॉर्म को आप देख रहे हो और देखने से आपको टेंस का पता चल जाता है। अरे जैसे बोलते हो ना कि वर्ब जो प्रेजेंट टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब अलग अलग जब टेंस बदलते रहते हैं, टेंस जब अलग अलग टेंस होते हैं तो उसमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म आती है, ठीक है। समझ में आ रही चीज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई मैं टेंस किससे पहचानता हूँ, वर्ब से पहचानता हूँ। और वर्ब की क्या होती है, अलग अलग फॉर्म होती है। वर्ब की कितनी होगी, टोटल 5 फॉर्म होती है। एक तो एस या ईएस फॉर्म होती है, जैसे क्या हो गया, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, और क्या हो जाएगा, गोज, गो या गोज हो गया आपका ना, एस या ईएस फॉर्म होती है। एक तो एस या ईएस फॉर्म होती है, एक आईएनजी फॉर्म होती है, और 3 फॉर्म आपके पास में ये हो ही गई। इनके बाद में 2 और कौन सी होती है, वर्ब की 3 फॉर्म ये होगी, और 2 फॉर्म और कौन सी होती है, एक आईएनजी फॉर्म होती है और एक एस या ईएस फॉर्म होती है। तो ये आपको किताबों में बहुत सारी वर्ब की फॉर्म मिल जाएगी, उनको आप लोगों को देखना है, ठीक है। आप लोगों को क्या है कि वर्ब की फॉर्म आप लोगों को याद करनी है, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, आगे टेंस को और या सेंटेंस समझ पाओगे, पैसिव वॉइस को अच्छे से कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से कर पाओगे। मतलब मेरे को क्या जरूरत होगी कि वर्ब की फॉर्म मेरे को आनी ही आनी चाहिए। क्लियर हुआ। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हुई कि भाई आज से आप लोगों का ये होमवर्क में क्या चीज़ रहेगी कि वर्ब की फॉर्म हमारे जो किताबों में हम लोगों को दे रखी है, वर्ब की फॉर्म हम याद करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। वर्ब की फॉर्म आप लोगों को याद करनी है। क्यों करनी है वर्ब की फॉर्म याद, क्योंकि सर आप जैसे कि टेंस आप पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तो टेंसों में तो अलग अलग वर्ब की फॉर्म आती है। कभी बोला कि प्रेजेंट में ये वाली फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, पास्ट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म आ रही है, फ्यूचर के अंदर विल या शैल के साथ में यूज करते हो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। तो क्या हो गया कि वर्ब की जो फॉर्म है वो बदलती रहती है, जैसे जैसे टेंस बदलता है वैसे वैसे वर्ब की फॉर्म बदलती रहती है। तो सर मैं एक डेफिनेशन बच्चों, एक और मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी एक और परिभाषा अगर मैं बताऊं, टेंस की एक परिभाषा और बोल देता हूं, तो वो मैं क्या बोलूंगा कि वर्ब के बदलते हुए रूप को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं,
अरे वर्ब हो गई ना क्रिया, वर्ब के बदलते हुए रूप को ही क्या कहते हो आप, टेंस या फिर काल कहते हैं। वर्ब के बदलते हुए रूप से क्या मतलब हो गया, वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी सेकंड आती है, कभी थर्ड आती है, तो मतलब वर्ब अपना क्या बदलती रहती है, रूप बदलती रहती है। भाई हिंदी में तो मैं बोल देता हूँ ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल गया था, मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा रहा हूँ, तो हिंदी में तो अपने को समझ में आ रही है सारी चीज़ें। अच्छा खाना खा रहे हो तो अभी सामने प्रेजेंट में हो, आपने खाना खा लिया मतलब पास्ट की बात हो गई है ना, ठीक है ना। जैसे कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और अभी वो क्या है, सही है। इसका मतलब आप लोगों को सुनने से पता चल रहा है ना मेरे बोलने से कि भाई हाँ एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जब इंग्लिश में बोलना है तो माय ब्रदर मेट विद एन एक्सीडेंट, तो क्या हो गया कि भाई आप क्या हो गया, मीट की या सेकंड फॉर्म लगा रहे हो। भाई पास्ट की चीज़ बतानी है तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, प्रेजेंट की फॉर्म प्रेजेंट का काम बताना है तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो। तो जो वाक्य लिखा हुआ है उसको हिंदी वाले लिखे हुए में तो हा ता है ती है ये सारी चीज़ें देख लेते हो, था वगैरह लगा हुआ था तो समझ लेते हो पास्ट की है। लेकिन अब आप लोगों का क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसमें कैसे पहचानते हो कि ये सेंटेंस कब का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, तो कैसे पहचानते हो। उसमें जो वर्ब लिखी हुई है उस वर्ब को देखते ही तो आप बताते हो ना कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का और फ्यूचर का है। बस इसी प्रकार क्या होता है कि जो वर्ब, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वर्ब भी मेरी मेन चीज हो गई है ना। वर्ब का रूप जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे टेंस बदलता रहता है। तो मैं एक परिभाषा और दूसरी परिभाषा टेंस की क्या दे सकता हूँ, वर्ब के बदलते हुए रूप को ही मैं क्या कहता हूँ, टेंस कहता हूँ, है ना। कभी वर्ब के बदलते हुए रूप को ही मैं क्या कहता हूँ, टेंस कहता हूँ। तो भाई टेंस को पढ़ने से पहले सर आप एक काम कीजिए, हम लोगों को वर्ब के बारे में सिखा दो आप, है ना, क्योंकि वर्ब का बदलता हुआ रूप ही टेंस है। तो वर्ब का रूप कैसे कैसे बदलता है, क्या होता है, तो हमें आप वर्ब को सिखा दो, है ना। हम वर्ब को सीख लेंगे तो आराम से हम क्या कर देंगे, आपके टेंस को आराम से हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो टेंस पढ़ाने से पहले आप हमें क्या पढ़ा दो, वर्ब पढ़ा दो, ठीक है ना। तो वर्ब हमें पूरी, हम वर्ब को अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोगों को टेंस भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखना बच्चों, सबसे पहले अपन लोग क्या जान लेते हैं, वर्ब के बारे में जान लेते हैं। क्लियर है। तो वर्ब में मेरे को जानना क्या है कि सर इस वर्ब में आप हमें क्या सिखाओगे। वर्ब को पहली बात तो हिंदी में क्या बोलते हो आप, क्रिया बोलते हो। क्लियर है। तो वर्ब क्रिया मतलब क्या हो गया भाई, सबसे पहली बात यह हो गई कि कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस जो होगा, कोई भी वाक्य बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस अगर बना है तो वो क्या होगा, उसमें क्रिया होगी ही होगी। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो आप भी क्या कर रहे हो, एक देखने की क्रिया कर रहे हो ना, उसमें भी एक क्रिया है। तो कोई भी आदमी है, कोई भी डेली डे में अपन कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई क्रिया होती ही है। शरीर भी अपना सांस ले रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, ये भी सांस ले रहा है। कोई भी आप काम करते हो तो कुछ ना कुछ कर रहे हो। मैं भी आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं भी एक क्रिया कर रहा हूँ, है ना। आप पढ़ने का काम कर रहे हो तो आप भी एक क्रिया कर रहे हो। कभी याद करने का काम करते हो तो भी वो भी एक क्रिया होगी। तो कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे तो बिना वर्ब के हर सेंटेंस क्या होता है, अधूरा होता है। तो कोई भी वाक्य का निर्माण होता है, कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो उसमें किसकी जरूरत होती है, वर्ब की तो जरूरत होती ही होती है। तो सबसे पहली बात तो मेरे माइंड में एक क्लियर होगी कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस होगा ही नहीं। अगर सेंटेंस बना है तो उसके अंदर वर्ब तो पक्का होगी ही होगी। इतनी बात क्लियर हुई माइंड के अंदर कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होने वाला। और अगर कोई वाक्य इंग्लिश में लिखा है तो उसमें हम लोगों को ढूंढना है कि वर्ब कहाँ पे है। तो अब सेंटेंस जब लिखा है तो उस सेंटेंस में सर जी हमें वर्ब कहाँ मिलेगी, है ना, कैसी दिखती है, वर्ब कैसी दिखती है, सेंटेंस में कहाँ मिलती है और किस रूप में मिलती है, वो हमें थोड़ा सा बता दो आप, है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ। तो आपको जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब मिलेगी वो या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेगी या फिर क्या होगी, मेन वर्ब के रूप में। तो देखना भाई मेन वर्ब के रूप में कैसे मिलती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे मिलती है, ये सर हमें कोई सेंटेंस के माध्यम से भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो गया, जो वाक्य के अंदर वो उसकी हेल्प करने के लिए आती है। हेल्प करने से मतलब क्या हो गया कि कोई वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बोलती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलती है कि भाई मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरे पीछे कोई आएगा नहीं, मेरे से पहले कोई नहीं लगेगा तो मैं तो आऊँगी नहीं। भाई वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो जो गोन है, वो गोन से पहले आपने मैंने देखा था हैज़ लगाया था ना, है ना, जो सेंटेंस बनाया था ही हैज़ गॉन टू स्कूल, है ना। तो जब मैंने हैज़ लगाया था वो क्यों लगाया था, क्यों, क्योंकि वो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कहती है कि मैं कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के आऊँगी नहीं। क्लियर है।
तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो आपको मेरे से पहले हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। हाँ, सेकंड फॉर्म कहती है कि ठीक है भाई, मैं मेरी मेन वर्ब उसके साथ में भी आ जाती हूँ और अकेली भी आ सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म लगाई है तो वो भी अकेली आ सकती है ना। वो भी कहती है कि मेरे साथ ऐसी IAS की जरूरत पड़ती है, वो उस हिसाब से हम लोग अभी देखेंगे कब जरूरत पड़ती है कब नहीं लगती है। अब यहाँ समझना भाई, पहली चीज़ हमें समझ में आएगी कि सर कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे, कोई भी वाक्य हमें दिखेगा तो उसके अंदर क्रिया तो होगी ही होगी। बिना क्रिया के, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। अब उसमें देखना क्रिया दो तरीके की दिखती है उसमें, एक तो हेल्पिंग वर्ब दिखती है और एक मेन वर्ब दिखती है। एक तो मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब समझना हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन दिखेंगे आपको, जितने भी मॉडल्स हैं, है ना, मॉडल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब में दिखेंगे। कौन कौन से हो गए, जो आपके कैन है, कैन कुड हो गया, मे हो गया, एक्सेट्रा में लिख देता हूँ ना, ETC क्या हो गया, कैन कुड सेल शुड मे माइट मस्ट, है ना, सारे के सारे ought to, ये सारे के सारे किस में दिखते हैं आपको, मॉडल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या दिखते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये कभी भी, यह ध्यान रखना, ये कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। जितने भी मॉडल्स होते हैं, अगर वाक्य में मॉडल आया है तो वो कभी भी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का स्थान कभी नहीं लेता है। वो हमेशा उस क्रिया की, जो क्रिया पहले से है उसकी सहायता करने के लिए ही आते हैं। मॉडल्स हमेशा वाक्य में क्या आते हैं, जो क्रिया है उसकी सहायता करने के लिए ही आते हैं। क्लियर होगी इतनी बात, है ना। समझना कि सर मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ये चीज़ भी है ना, मैं समझाऊंगा कि मॉडल सहायता की, उसकी वर्ब की सहायता करने के लिए कैसे आते हैं। लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखना कि भाई हमेशा जो होता है, मॉडल्स हमेशा क्या आते हैं, कभी भी मुख्य क्रिया के रूप में नहीं आते हैं, मेन वर्ब के रूप में कभी भी सेंटेंस में नहीं आएंगे। ये कैन कुड सेल शुड मे माइट मस्ट, है ना, ये जितने हैं मॉडल्स वो आप लोगों के कभी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के स्थान पे नहीं आएंगे। क्लियर होगी इतनी चीज़। ये आएंगे तो एक क्रिया पहले से होगी, उसकी सहायता करने के लिए आएंगे, है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करते हैं हमेशा। ये क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करते हैं। अब ये समझना, ये आपने क्या लिखा है सर, बी, डू और हैव, इनको क्या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। लेकिन है ना, आप लोग इसको बस इतना ध्यान रख लो कि भाई ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं, यूज आते हैं। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। दोस्तों इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखना है ना। देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझना कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं और ये मेन वर्ब के रूप में भी मेरे को देखने को मिलते हैं। ये चीज़ मैं समझाऊंगा। जबकि मॉडल्स जो होंगे ना, ये सारे के सारे, ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं आते हैं। ये हमेशा किसके रूप में आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आते हैं। भाई मॉडल्स जो हैं ये हमेशा क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आएंगे। ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं आते हैं। जबकि ये क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी वाक्य में हमको देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलेंगे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ समझना, मैं एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को और बता देता हूँ। देखो यहाँ समझने की कोशिश करना, आपको मैं यहीं लिख देता हूँ ना, आप अपनी कॉपी में लिख लेना विस्तार से इस चीज़ को। भाई बी है तो इस बी की क्या होती है, अलग अलग फॉर्म होती है। बी की भी 3 फॉर्म होती है ना। तो बी की फॉर्म कौन कौन सी हो गई है, देखो एक तो बी खुद हो गई, बी इज, एम और आर। ये तो क्या हो गई, बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई है। बी की फर्स्ट फॉर्म ये होगी, बी भी एक क्या है, क्रिया है ना, बी भी एक क्रिया है। और बी की 3 फॉर्म कौन कौन सी होगी, बी इज, एम और आर। ये क्या हो गई, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई है। बी की सेकंड फॉर्म कौन कौन सी होती है, वॉज और वर। वॉज और वर क्या हो गई, इस बी की सेकंड फॉर्म हो गई है। ठीक है बच्चों, इन चीज़ों को याद रखना। बी की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है, बी खुद और इज, एम और आर। इज, एम और आर क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म ये होगी, सेकंड फॉर्म होगी, और थर्ड फॉर्म कौन होती है, बी की, बीन। ये थर्ड फॉर्म क्या होगी, बी की। ये थर्ड फॉर्म कौन होगी, बी की भी 3 फॉर्म हो गई। अरे हर वर्ब है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। तो वर्ब की इसकी जो ये बी थी, ये भी क्या है, एक वर्ब है ना। ये भी एक क्या है, वर्ब है। इसकी 3 फॉर्म कौन कौन सी हो गई है, इज, एम, आर, वॉज, वर तो सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कौन हो गई है, बीन हो गई है। क्लियर है इतनी चीज, है ना। इन चीजों को मैं आपको वापस फिर से और समझाऊंगा ना, अभी एक बार अपने दिमाग में रखो, है ना। अब देखो डू की फॉर्म, डू की 3 फॉर्म कौन कौन सी हो गई है, देखो डू और डज। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। डू और डज तो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई इस डू की फॉर्म। डू और डज तो फर्स्ट फॉर्म हो गई है, और डिड क्या हो जाती है, इसकी सेकंड फॉर्म, और डन कौन सी हो जाती है, थर्ड फॉर्म।
समझ गए दोस्तों चीज। तो सर क्या हुआ, यहाँ पे डू की भी 3 फॉर्म कौन कौन सी होगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो डू और डज होती है, और सेकंड फॉर्म कौन होती है, डिड होती है, और थर्ड फॉर्म कौन होती है, डन होती है। आगे देखना, हैव की 3 फॉर्म और समझाता हूँ, है ना। हैव की 3 फॉर्म कौन कौन सी होगी भाई, फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है, हैज और हैव होती है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो गई, हैज और हैव हो गई है। और सेकंड फॉर्म कौन कौन सी है इसकी, सेकंड फॉर्म कौन सी हो गई, हैड हो गई, और थर्ड फॉर्म भी कौन हो गई है, हैड हो गई है। तो ये हैव की 3 फॉर्म हो गई है। हैव की 3 फॉर्म कौन कौन सी हुई, हैव की फर्स्ट फॉर्म तो कौन सी होती है, हैज और हैव, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हैड सेकंड फॉर्म है, और ये हैड थर्ड फॉर्म है। इसकी सेकंड और थर्ड दोनों क्या होती है, सेम होती है। क्लियर हुई चीज़। अब यहाँ समझना, बस आप लोगों को अभी जो इस क्लास के अंदर सीखने वाली मेन चीज़ कौन कौन सी थी कि सर आज आपने हमें क्या क्या सिखाया है। एक तो हमें अच्छी चीज़ आपने सिखाई कि बी की फॉर्म बताई आपने 3 हमें। बी की 3 फॉर्म कौन कौन सी होगी कि बी की जो इज, बी खुद तो होता ही होता है, इज, एम और आर तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ना। और इसी की ये फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई है, और इसकी देखो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म कौन होती है, वॉज और वर। वॉज वर इसकी क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, और जो बीन ये क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है। फिर आपने क्या सिखाया हमें, डू की भी 3 फॉर्म बताई आपने। जैसे बी की 3 फॉर्म बताई है, वैसे डू की 3 फॉर्म आपने क्या क्या बताई मेरे को कि डू और डज तो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी की ही डू की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, डिड होती है, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, डन होती है। अरे डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू डिड डन, नहीं सीखा हुआ, डू डिड और डन आपने याद कर रखी होगी, तो ये क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही आपने और क्या सिखाया हमें आज की क्लास में, हैव की भी 3 फॉर्म कौन कौन सी होती है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, हैज और हैव, ये तो क्या होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन हो गई, हैड, और थर्ड फॉर्म भी कौन सी हो गई, हैड। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सेकंड और थर्ड दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि भाई मेरे पास में क्या क्या हो गई है। बी की भी 3 फॉर्म मैंने याद कर ली कि सर जी बी की 3 फॉर्म आपने हमें याद करवा दी है। कौन कौन सी हो गई है, बी खुद इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में कौन है, वॉज और वर है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कौन है, बीन है। इसकी 3 फॉर्म ये होती है, डू की 3 फॉर्म ये होती है, हैव की 3 फॉर्म ये होती है। बस आप लोगों को आज की क्लास में अगर आप लोगों को कुछ याद करना है तो यही याद करना है कि आज हमने अच्छे तरीके से हमने याद कर लिया कि क्या होती है, बी की फॉर्म इज एम आर तो इस बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसकी सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म कौन होती है, बीन होती है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। और डू की भी 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म तो ये होती है डू, दूसरी सेकंड डिड, और तीसरी डन। डू डिड और डन, है ना। और हैव की 3 फॉर्म कौन कौन सी हो गई, एक तो हैज, हैड, हैड, या फिर हैव, हैड, हैड। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी हैव की तीनों फॉर्म हो गई। क्लियर हुई चीज़। तो आज की क्लास में सर आज आपने हमें क्या पढ़ाने की कोशिश करी है, आपने हमें सबसे पहले ये बताया कि जो टेंस होते हैं वो टेंस ज़्यादा इनका कुछ नहीं है। टेंस की आपने एक छोटी सी हमें डेफिनेशन बताई कि वर्ब का बदलता हुआ रूप ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। वर्ब का बदलता हुआ रूप से आपका क्या मतलब है, सर जी यही रूप बदल रहा है ना। देखो ये बी है, ये अलग अलग रूप बदल रही है। बी को देखो फर्स्ट फॉर्म में जब काम में लेते हैं तो ऐसा रूप हो जाता है इसका, सेकंड फॉर्म में काम में लेते हो तो ऐसा रूप हो जाता है, थर्ड फॉर्म में काम में लोगे तो ऐसा रूप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, जैसे कि ये है तो डू ही है, तो एक वर्ब, लेकिन इसका बदलते हुए रूप कौन कौन से हैं, इसके रूप देखो ये रहा, एक रूप ये रहा, एक रूप ये रहा, है ना। हैव के भी 3 रूप हैं, ये रहे और ये रहे। तो वर्ब का अब अलग अलग है ना। अब आप लोगों को याद आएगा कि डिड किस में यूज करते हो, पास्ट टेंस में यूज करते हो, वॉज वर्ब भी किस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। मतलब जैसे जैसे टेंस बदलता रहता है वैसे वैसे क्या होती है, वर्ब बदलती रहती है। तो वर्ब का जो बदलता हुआ रूप ही है वो क्या कहलाता है, मेरा टेंस कहलाता है। अरे टेंस छोटी सी तो बात हुई ना, वर्ब का जो बदलता हुआ रूप ही है वही मेरा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी। इसीलिए सर आप हमें सबसे पहले वर्ब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि सर आप टेंस पढ़ाना चाहते थे हमें, लेकिन टेंस तो होता क्या है, क्रिया का बदलता हुआ रूप ही होता है। वर्ब का बदलता हुआ रूप ही टेंस होता है। तो क्यों ना सर आप हमें अच्छे से वर्ब को पढ़ा दो, है ना। तो वर्ब को आप पढ़ा रहे हो तो वर्ब में कौन कौन सी होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब के 2 भागों में बांटा हुआ है वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में भी कौन कौन से आ गए, मॉडल्स होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, मॉडल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं।
और बी, डू और हैव, ये दोनों चीज, ये चीज़ें क्या होती है, सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं। क्लियर है? तो ये वाली चीज़ क्या होगी कि ये वाली चीज़ें ये तो कभी भी मेन वर्ब के रूप में कभी भी नहीं आएंगे, ये खाली हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। और ये वाले क्या हैं आपके पास में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी आते हैं। और जो मेन वर्ब जो होती है, वाक्य में जो मुख्य क्रिया जो होती है, वो हमेशा क्या होगी, मुख्य क्रिया के स्थान पर आने वाली, वो क्या कहलाती है, मेन वर्ब। और बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। मेन वर्ब तो होगी ही होगी, कोई सेंटेंस होगा तो उसमें मेन वर्ब तो होगी ही होगी। देखो बच्चों, अभी माइंड में आज आपको मैंने जितना समझाया है उसमें आपको क्या याद रखना है, इतना याद रखना है कि सर आज की क्लास में हम ये इतनी चीज़ याद करके रखेंगे कि बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है। इज, एम, आर इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी की, और इसी की बी की सेकंड फॉर्म क्या बोल दोगे, वॉज और वर होती है, और बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बीन होती है। ऐसे ही डू की हमें फॉर्म मालूम होगी, डू, डिड और डन हम याद भी रखते हैं, और हमें डू और डज इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही हैव की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये होगी। अब दोस्तों देखो, अगली जो क्लास होगी मेरी, अगली क्लास के अंदर मैं समझाऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब, एक वाक्य लिखूंगा, सेंटेंस बहुत सारे लिखूंगा, उस सेंटेंस में आप लोगों को समझाऊंगा कि देखो मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे आती है और कैसे सेंटेंस बनता है। कि आप बता रहे थे ना कि सर बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं होता, तो मुझे हमें दिखाओ कि अगर वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस का क्या हाल होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। समझ में आ गई चीज़? तो अगली जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा कि ये वाली जो चीज़ आपने लिखी है और सर आपने बताई है कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इनका वाक्य में आप हमें सेंटेंस लिखना और इस सेंटेंस में बताना कि देखो ये छुपी बैठी है वर्ब, छुपी हुई बैठी ये रही, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है वो चीज़ें भी बताऊँगा, और सेंटेंस में कहाँ कहाँ दिखती है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ दिखती है, मेन वर्ब कहाँ दिखती है, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल क्यों नहीं है, ये सारी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। क्लियर है? तो आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही समझना है। सिलेबस आज की क्लास को देखो, हमने क्या देखा, सिलेबस देखा कि सिलेबस में हमारे पास में 15 नंबर का ग्रामेटिकल पोर्शन हमारे पास में आता है ना। उसमें सर आप हमें क्या क्या पढ़ाओगे, आप हमें टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट करवाओगे, मॉडल्स कंप्लीट करवाओगे, पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, और आपके क्लोजेज हैं उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। क्लियर है? तो आज की जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी और टेंस पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन टेंस में क्या आई दिक्कत कि टेंस पढ़ने से पहले वर्ब को जान लेते हैं। तो वर्ब के लिए आपने हमें थोड़ा सा सर आज बता दिया है कि वर्ब के 2 टाइप हो गए हैं, और इनमें भी जो हेल्पिंग वर्ब के अंदर 2 टाइप ये होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब का ही एक रूप है ना। जो मॉडल्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब का ही एक रूप है। तो ये भी चीज़ मेरे अभी सहायता करेगी ना, एग्जाम में जब सवाल आएंगे तो मेरे को ये भी सहायता करेगी, कहीं मेन वर्ब के रूप में आ रहा होगा तो वो हमें उसमें हम भरेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब ये होगी, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, बी है, डू है और हैव है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सेंटेंस में क्या होती है, मेन वर्ब की तरह भी आती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आती है। कैसे आती है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, कल जब सेंटेंस लिखूंगा तो उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये चीज़ कि देखो यही डू है आपका, यहाँ पे मेन वर्ब आया हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं कल की क्लास में और सिखाऊंगा। तो आज जितना भी पढ़ा है कल की क्लास जब देखोगे तो वो पूरा समझ में आएगा। क्लियर बात है? ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, आज इतना ही जानो। बस आज की क्लास में आप लोग ये 3 चीज़ें याद करके रखना है ना। और वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आते हैं मॉडल्स, इतनी याद रख लेना कि भी मॉडल्स जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये सेंटेंस में काम आते हैं। कल की क्लास में मैं आपको सेंटेंस में इनका प्रयोग करके दिखाऊंगा। क्लियर है चीज़ें? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।